शुक्रान या रब्बी शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर और फिर हम एट द एंड पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो मेटल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, यानी इनका रुझान ये होता है कि ये अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और हमें पता है कि जब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो एटम पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये फिर एटम नहीं रहेगा बल्कि फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन या फिर केटायन बन जाएगा। ठीक है जी। और रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जो है वो कितना आसानी से किसी और एटम से बॉन्ड बनाने का रुझान रखता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल्स है ना, वो भी किस पे डिपेंड करती है कि जो एटम जिसकी हम रिएक्टिविटी देखना चाह रहे हैं वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि तमाम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी वो अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करना ही चाहते हैं। लेकिन फर्क यहाँ पे आएगा कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं, बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जरा मुश्किल से या फिर इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। तो इस बेस पे इनका फर्क होता है। तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ज्यादा रिएक्टिव। और जो मेटल इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जब वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा जी, रिएक्टिव भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद देखें इसकी मिसाल के सोडियम की बात करें तो सोडियम के आखिरी शेल में होते हैं जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से सोडियम क्या करता है, अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से बड़ी तेजी से लूज करता है। इसलिए वो क्या है जी, रिएक्टिव ज्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें मैग्नीशियम से। क्योंकि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, वो इनको लूज तो करता है लेकिन सोडियम की तरह इतनी ज्यादा आसानी से लूज नहीं करता। इसलिए जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जब वो सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो रिएक्टिव भी क्या होगा, सोडियम से कम होगा। ठीक है, यानी हमने ये समझा कि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। यानी कोई भी एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज कर सकता है, वही उतना आसानी से क्या होगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये मिसाल आप लोग देख भी चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, ये वो मेटल्स हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, हल करें, तो ये क्या बनाएंगे, एक अल्कली बनाएंगे या फिर बेस बनाएंगे। अब ये बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, ये चीजें आप इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 7 में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना याद रखें कि अगर हम इन मेटल्स को वाटर में हल करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे। और बेस का एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कली। तो इसी वजह से इन मेटल्स को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स का, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेस या फिर अल्कली बना रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो अल्कली मेटल्स है ना, ये पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में होते हैं, यानी इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की तरह ये भी फिर क्या होंगे, काफी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि क्या है जी, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इस वजह से ये जो रिएक्शन करते हैं ना वाटर के साथ और हैलोजेंस के साथ, ये काफी विगोरियसली कर रहे होते हैं। विगोरियसली का मानी होता है काफी शिद्दत से, बड़ी तेजी से करते हैं। अब मिसाल देखें, ये सोडियम, ये किससे कर रहा है रिएक्शन, वाटर के साथ। यानी जब सोडियम वाटर से मिक्स होगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो OH होता है ना, ये जिस भी कंपाउंड में आ जाए वो क्या बन जाता है जी, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ये जो H2 ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर से मिक्स होकर कोई नई चीज बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोक्साइड है। और दूसरा कौन है जी, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसी तरह से अगर सोडियम क्या करे, क्लोरीन से। अब ये क्लोरीन क्या होती है बेटे, क्लोरीन हैलोजेंस की एक किस्म है। हमें पता है बेटे कि हैलोजेंस में 5 एटम मोस्टली होते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, लेकिन एस्टाटीन को हम इतना कोई रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो हमारे बाकी 4 एटम्स है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये तमाम क्या है जी, हैलोजेंस की टाइप्स हैं। यानी ये तमाम एटम्स किस ग्रुप के हैं, हैलोजन ग्रुप के हैं। इनमें से किसी भी एटम के साथ, यानी इन चारों में से किसी भी एटम के साथ अगर सोडियम रिएक्शन करेगा तो हम बोलेंगे भाई सोडियम ने किससे रिएक्शन किया है, हैलोजन से किया। ठीक है, अच्छा अब जब ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, 2 सोडियम 2 क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, 2 NaCl। अब ये NaCl क्या होता है जी, नमक हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला होता है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आपको बिलफर्ज रिएक्शंस की समझ नहीं आ रही, या फिर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये 2H2O क्यों लिखा हुआ है या 2Na क्यों लिखा हुआ है, Cl2 क्यों लिखा हुआ है, तो आप इस चीज की अभी फिक्र मत ना हो। आपके इसी चैप्टर से जो अगला चैप्टर है ना, स्टिशियोमेट्री वाला, उसमें हम इंशाल्लाह इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे कि भाई ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इनको बैलेंस कैसे करना होता है, और बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। तो ये तमाम चीजें हमारी अगले चैप्टर की हैं, तो इसलिए बस अभी इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर बात कर रहा है कि यही जो सोडियम है या फिर जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं, वो एसिड से रिएक्ट करते हुए क्या बना सकते हैं जी, साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप के मेटल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब जरा देखें, हमने अभी पढ़ा था अल्कली मेटल्स का, तो हमने क्या कहा था कि ये क्या है, जब वाटर में हल करें तो ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं या फिर अल्कली बनाते हैं। इसी तरह से अब अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अगर इनको हम वाटर में हल करें तो ये भी क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। फिर सवाल ये है कि दोनों में फर्क क्या था, तो नेम चेंज क्यों किया हमने दोनों का, क्योंकि बेटे इसका हमने अल्कलाइन अर्थ इसलिए बोला कि अल्कलाइन, तो इसलिए बोला कि बेस बना रहे हैं वाटर में हल होकर। अर्थ इसलिए बोला कि ये पाए कहाँ जाते हैं जी, अर्थ क्रस्ट में, जमीन में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसका
इसका नाम क्या रखा जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी दोनों सेम है ऑलमोस्ट, अल्कली भी अल्कलाइन अर्थ भी क्या है, काम दोनों के सेम है, लेकिन फर्क कहां पे आ रहा है कि ये कहां पे पाए जाते हैं जी, अर्थ में, इसलिए नाम क्या दे दिया हमने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अब उसके बाद देखिए कि इनके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है सोडियम से या फिर अल्कली मेटल वाले ग्रुप से। इस वजह से, क्योंकि ये थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अल्कली मेटल्स की निस्बत, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अल्कली मेटल से थोड़ी सी कम होगी। हाँ, एक बात को वाज़ेह समझें कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम आसानी से, इतनी तेजी से नहीं करेंगे जितना तेजी से दूसरे अल्कली मेटल्स करते हैं। इसलिए ये अल्कली मेटल से थोड़ा सा कम रिएक्टिव होंगे। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, शो लेस विगोरस रिएक्शन, यानी इतने शदीद किस्म का या इतना तेज रिएक्शन ये शो नहीं करते जितने कौन करते हैं, अल्कली मेटल्स करते हैं। ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल में ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट का मतलब ये है कि इनके आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तमाम कौन है जी, अल्कली मेटल्स की ही टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो मैग्नीशियम की रिएक्शन को देखते हैं। जब यही मैग्नीशियम इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमें पता है कि H2O किसका फार्मूला है, वाटर का, ये साथ कौन है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर बेटे क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और पीछे क्या बचा, सिर्फ H2, वो हम ऐसे लिख देंगे, यानी H2 की फॉर्म में। अब ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बना रहा होगा। इसी तरह हम अगर बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड अब यहाँ पे बना था, इसको अगर हम मजीद दोबारा वाटर से करवा लें रिएक्ट, तो अब ये क्या बनाएगा जी, हमें पता है कि मैग्नीशियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, एक है, MgO की फॉर्म में। ठीक है, जबकि वाटर के साथ भी कितनी है, एक ऑक्सीजन, तो दो ये क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और साथ में वाटर के साथ क्या है, दो हाइड्रोजन भी है, तो दो ऑक्सीजन कहां पे आ गई, एक इसकी H वाटर वाली, एक इसकी मैग्नीशियम के साथ बनी हुई है, दोनों क्या होगी, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जो वाटर के साथ है, मिलके बेटे क्या बना देंगे, OH ट्वाइस। अच्छा, आपने इसको ये 2 यहां पे लिखना, ब्रैकेट बाहर लिखना। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या बना, MgOH ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2, यानी मैग्नीशियम एक था, साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो दो थे, जिसको हमने एज इट इज लिख दिया OH ट्वाइस की फॉर्म में। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने बात की थी कि जहां पे भी OH ग्रुप आ जाए वो क्या बन जाता है जी, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और एटम है जी कैल्शियम का, जब ये क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2, क्योंकि एक कैल्शियम था, दो एटम किसके थे, क्लोरीन के, तो क्या बनाएंगे, CaCl2। इसी तरह से अगर ये एल्यूमिनियम जो है ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, साल्ट बना सकता है जी, साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। ठीक है, अब मिनरल एसिड क्या होता है या एसिड या बेस क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में तफसील से पढ़नी है, तो अभी हम अपने वक्त का ज़ाया नहीं करते, अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद है जी आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कंपैरिजन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हमने NaCl की मिसाल देखी थी, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, दोनों में क्या थे, अपोजिट आयन थे, जिनके जुड़ने से क्या बना जी, आयोनिक कंपाउंड बना था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, अपोजिट आयन्स आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरतीब वाला स्ट्रक्चर, एक अच्छी शक्ल वाला, एक तरतीब वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बेतरतीब बनाएंगे, बल्कि किस किस्म का बनाएंगे, एक खास प्रॉपर तरतीब वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि दूसरी तरफ बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये किससे बनते हैं जी, डिस्क्रीट न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, एक एटम के न्यूक्लियस और साथ में उस न्यूक्लियस के साथ उस एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उनमें जो अट्रैक्शन होती है, उस बेस पे क्या बनता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। अगली बात देखें कि आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं जी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। वजह क्या होगी, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं जी, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और हमें पता है कि सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखें कोई भी चीज बॉयल या मेल्ट कब होती है, जब उसकी इसको हम हीट देंगे या उसको एनर्जी मिलेगी, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, वो फोर्सेस को जिसने उसके मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा हुआ है, उन फोर्सेस को तोड़ेगी, और तोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी या उड़ जाएगी या मेल्ट हो जाएगी। तो इस सूरत में हम क्या कह रहे होते हैं कि जी कोई भी चीज बॉयल कब होगी, जब उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होंगी। तो इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं, इसलिए इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरा सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें फिर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेंपरेचर जिसपे कोई भी चीज क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेंपरेचर जिसपे कोई भी चीज क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। तो ये दोनों चीजों में हमें क्या करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना है तो हमें उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरा वीक होती हैं, इसलिए इनके जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वजह वही कि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, जिस वजह से इनका तोड़ना आसान। जब तोड़ना आसान तो कम भी हीट देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बॉयल या मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं जी, लो होते हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो चीज पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगी, इसी तरह जो सॉल्यूट नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं
वो मोस्टली क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये वाटर में हल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या है जी, एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा। जबकि दूसरी तरफ बात करें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए वाटर में वो हल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर क्या है, नॉन पोलर नहीं है। तो हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो किसमें हल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो क्या है जी, नॉन पोलर, इसलिए ये उसमें हल होंगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का माने क्या होता है, करंट का पास करना। तो हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स को अगर हम सॉल्यूशन बनाएं उसका, यानी उसको पानी में हल कर लें, या उसको मेल्ट करवा रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड दो सूरतों में करंट पास करवाएंगे, अगर वो मेल्ट हो जाए या पिघल जाए, या फिर उनका हम सॉल्यूशन बना दें, दोनों सूरतों में इनमें से करंट पास करेगा, क्योंकि ऐसा होने की वजह से इन दोनों सूरतों में क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट, इसलिए करंट कब पास करेगा, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे या फिर पिघली हुई फॉर्म में होंगे, मोल्टन फॉर्म में होंगे। दूसरी तरफ बात करें कंडक्टिविटी की, कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, तो इस सूरत में ये क्या होते हैं जी, बैड कंडक्टर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड में आसानी से करंट फ्लो नहीं करता। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर, और ये है आपका उर्दू का मफहूम। अगर आप इस टॉपिक को उर्दू में समझना चाह रहे हैं या किसी बात को उर्दू में समझना चाह रहे हैं, आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, और एंड पे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर बेटे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा चैनल आपको उर्दू का मफहूम भी दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दे रहा है, और लेक्चर भी दे रहा है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना।